नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रेल दुर्घटना के दूसरे दिन डिप्टी सीएम पहुंचे अस्पताल, घायलों से की चर्चा, परिजनों को बंधाया ढाढ़स, बेहतर इलाज के निर्देश। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और प्रदेश अध्यक्ष बैज ने रेलवे और सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, कहा मौत के आंकड़ों को छिपा रही सरकार। हॉस्टल में बदमाशी करने वाले छात्रों को दिखाया गया बाहर का रास्ता, एमबीबीएस द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए सिम्स प्रबंधन का कड़ा निर्णय। उड़ीसा से लड़की को उत्तर प्रदेश बेचने ले जा रहे युवक को किया गया गिरफ्तार, बिलासपुर जीआरपी ने की कार्रवाई। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर में हुए दर्दनाक ट्रेन हादसे के बाद प्रदेश भर में शोक और चिंता का माहौल है। इस बीच छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव बुधवार को बिलासपुर सिम्स अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने हादसे में घायल यात्रियों से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने डॉक्टरों से बातचीत कर इलाज की स्थिति का जायजा लिया और कहा कि राज्य सरकार हर पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। बिलासपुर में मंगलवार दोपहर बाद आउटर के पास एक पैसेंजर ट्रेन ने खड़ी मालगाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी थी। इस हादसे में 11 से 12 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। घायलों को सिम्स, एलाइट, रेलवे और अपोलो अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला सक्रिय हो गया और राहत बचाव कार्य देर रात तक चलता रहा। दुर्भाग्यजनक रेलवे की एक दुर्घटना हुई है। दुर्घटना में अधिकृत रूप से 11 लोगों की मौत की समाचार आई है और जो हताहत लोग हैं वो इलाइट हॉस्पिटल में, रेलवे का हॉस्पिटल में, सिम्स में, अपोलो में उनका इलाज चल रहा है। मरीजों से मिलकर उनका हालचाल जाना है, चिकित्सकों से इलाज की स्थिति को समझा है और समुचित रूप से त्वरित इलाज करने के लिए चिकित्सकों से आग्रह किया है। राज्य सरकार, रेलवे प्रशासन की टीम पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ खड़ी हुई है और पीड़ित परिवार को यथासंभव सहयोग दिलाने की भी कोशिश रेलवे प्रशासन और राज्य सरकार कर रही है। जांच के आदेश ऑलरेडी दिए जा चुके हैं और जांच प्रारंभ भी हो गया है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने बुधवार को सिम्स अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और राज्य सरकार हर स्तर पर पीड़ितों की मदद के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि रेलवे प्रशासन और राज्य सरकार मिलकर घायलों के इलाज व पीड़ित परिवारों को सहायता पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अरुण साव ने कहा कि इस मामले में जांच की मांग की गई है और जांच प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है ताकि हादसे के कारणों का पता चल सके। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। मंगलवार दोपहर बाद लाल खदान के नजदीक बड़ा रेल हादसा हुआ, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और कई यात्री घायल हो गए हैं। घायलों को अलग अलग अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा दी जा रही है। बुधवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव हादसे में घायलों का हालचाल जानने बिलासपुर के अस्पतालों में पहुंचे। रेल हादसे के घायलों से मिलने आज उप मुख्यमंत्री अरुण साव रेलवे अस्पताल पहुंचे। रेल हादसे के बाद इलाज के लिए विभिन्न अस्पतालों में भर्ती मरीजों से मुलाकात करने डिप्टी सीएम अरुण साव बिलासपुर पहुंचे। उन्होंने सभी का हाल जाना और डॉक्टरों से इलाज की जानकारी ली। मीडिया से चर्चा करते हुए उप मुख्यमंत्री ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही छत्तीसगढ़ प्रशासन और रेलवे प्रशासन की टीमें तुरंत राहत और बचाव कार्य में जुट गई थी। उन्होंने कहा कि मौके पर रेस्क्यू टीम ने समय रहते कई यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि इस दुखद हादसे में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई घायल हैं जिनका इलाज जारी है। सभी घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा दी जा रही है। एक अत्यंत दुर्भाग्यजनक और दुखद घटना हुई है। इस दुर्घटना से हम सब दुखित हैं। जी लगातार राहत और बचाव काम, जो इलाज के काम चल रहे हैं हताहतों के, उसको लेकर लगातार संपर्क में है। राज्य सरकार और रेलवे प्रशासन की टीम ने
घटना की जानकारी मिलते ही पूरी ताकत से पूरी गंभीरता से राहत और बचाव कार्य किया है। अब तक 12 लोगों के जान जाने की सूचना है। हताहतों को अलग अलग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, उनकी इलाज जारी है। 2 हताहत इलाइट हॉस्पिटल में भर्ती हैं, 5 रेलवे हॉस्पिटल में भर्ती हैं, कुछ अपोलो में है और सिम्स में भी इलाजरत है। जो हताहत है उनका ये समुचित इलाज हो, अच्छे से अच्छा इलाज हो, ताकि जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर अपने घर को जा सके। घटना की जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, जो भी तथ्य आएगा, उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा सरकार हर घायल तक मदद पहुंचा रही है, किसी को भी इलाज के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। जानकारी के अनुसार 2 मरीज इलाइट हॉस्पिटल, 5 रेलवे अस्पताल, कुछ अपोलो और सिम्स अस्पताल में भर्ती हैं। सभी डॉक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि इलाज में कोई कमी ना रहे। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और अपोलो में इलाज चल रहा है। दुर्घटना की जानकारी होते ही रेलवे की पूरी टीम, जिला प्रशासन की टीम, राज्य सरकार की टीम लगातार राहत और बचाव काम में लगी रही और सभी के प्रयासों से राहत और बचाव कार्य संपन्न हुआ है। जो हताहत लोग हैं उसके इलाज की समुचित व्यवस्था पर अब रेलवे प्रशासन और राज्य शासन का ध्यान है कि जो हताहत हैं उनका समयबद्ध तरीके से अच्छा इलाज हो। तो जो आहत हैं उनकी जो परिस्थितियां हैं, स्थिति है, चोट है, उसके हिसाब से जहां पर अच्छे इलाज हो सकते हैं ऐसे अलग अलग हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और रेलवे प्रशासन ने मृतकों और घायलों के लिए मुआवजे की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही दुखद घटना है और सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा ऐसे हादसों से सबक लेकर सुरक्षा के सभी मानकों की समीक्षा की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, बिलासपुर। रेल हादसे के घायलों से मिलने घटना के दूसरे दिन उप मुख्यमंत्री अरुण साव रेलवे अस्पताल पहुंचे। उन्होंने वहां भर्ती मरीजों का हालचाल जाना, डॉक्टरों से इलाज की जानकारी ली और घायलों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। डिप्टी सीएम अरुण साव ने घायल यात्रियों से अस्पताल में जाकर बातचीत की। उन्होंने बताया कि हादसे के वक्त बोगी में अफरा तफरी मच गई थी, लेकिन मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। मीडिया से चर्चा करते हुए उप मुख्यमंत्री ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही छत्तीसगढ़ प्रशासन और रेलवे प्रशासन की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुट गई थीं। मौके पर रेस्क्यू टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कई यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई यात्री घायल हैं। सभी को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज लगातार जारी है। मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल को 5 लाख रुपए और सामान्य रूप से घायल यात्रियों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। वहीं राज्य शासन की ओर से भी मृत व्यक्ति के परिजनों को 5 लाख रुपए और घायल यात्रियों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। मैं अकेला रहे के ठो सीट में, बाकी सब तो होती रही है। आए पर मोर लड़का आए रही से साथ में और दूसरा डिब्बा मारी से। कहाँ से चढ़े रहे सम्मत है? मैं अकल तरह से चढ़े। कहाँ जाना रही सुला? मोला यहीं आना रही बेटा, बिलासपुर। अत्यंत दुर्भाग्यजनक और दुखद घटना हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार राहत और बचाव काम, जो इलाज के काम चल रहे हैं हताहतों के, उसको लेकर लगातार संपर्क में है। राज्य सरकार और रेलवे प्रशासन की टीम ने घटना की जानकारी मिलते ही पूरी ताकत से पूरी गंभीरता से राहत और बचाव कार्य किया है। अब तक 12 लोगों के जान जाने की सूचना है। हताहतों को अलग अलग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, उनकी इलाज जारी है। घटना की जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, जो भी तथ्य आएगा, उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। यह घटना बहुत ही दुखद और हृदय विदारक है। फिलहाल घायलों का इलाज अभी जारी है। रेलवे के जीएम तरुण प्रकाश ने भी हादसे की जांच को लेकर जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है और पूरे हादसे की जांच की जा रही है। टीम ने मौके का निरीक्षण किया है और एक दिन बाद से औपचारिक जांच शुरू होगी, जिसके बाद हादसे के सही कारणों का पता चलेगा। रेलवे सीपीआरओ पुष्कर विपुल विलास राव ने बताया कि रेलवे ने जांच के लिए विशेष टीम गठित कर दी है। उन्होंने कहा कि अब तक 11 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 20 यात्री अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनका इलाज जारी है। उन्होंने बताया कि घायलों को तत्काल राहत के रूप में 50,000 रुपए नकद सहायता दी गई है, जबकि शेष राशि उनके परिजनों को दी जाएगी। जांच कमिश्नर रेलवे सेफ्टी कर रहे हैं, वो ऑलरेडी साइट पे पहुंचे हुए हैं। वो सारे बिंदु का निरीक्षण करेंगे, उसके बाद अपनी जांच कल से प्रारंभ करेंगे, तो इस हादसे के कारणों का पता लगेगा। वही बता रहा हूँ मैं आपको, कमिश्नर रेलवे सेफ्टी आए हुए हैं, वो अपना साइट निरीक्षण कर रहे हैं। घटना के तुरंत बाद रेलवे ने अपने सारे रिसोर्सेस मूव किए थे, जैसे हमारी मेडिकल वैन है, ART है, हमारे सीनियर ऑफिसर्स, महाप्रबंधक DRM बिलासपुर वहाँ प्रेजेंट थे और रेस्क्यू और रिस्टोरेशन में आवश्यक सूचना दे रहे थे। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी रेस्क्यू ऑपरेशन। जो भी घायल थे उसको तुरंत हॉस्पिटल पहुँचाया गया और अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट अवेलेबल करवाई गई है और ये ऑपरेशन आज सुबह 5 बजे रिस्टोरेशन कंप्लीट किया गया है और अभी मूवमेंट नॉर्मल है। इसमें जो इंजर्ड थे उनके सारे उनको जो एक्स ग्रेशिया पेमेंट है उसका एडवांस जो 50,000 होता है ये कल ही दिया गया था और इनको जो परिजनों को इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे कमर्शियल डिपार्टमेंट, मेडिकल और RPF के लोग हर जगह अवेलेबल है और उनसे कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, उनको अवेलेबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है। कल से CRS लेवल की इंक्वायरी चल रही है, उसके बाद रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। रेल हादसे ने कई परिवारों को गहरा आघात दिया है। शासन और प्रशासन लगातार राहत व सहायता कार्य में जुटे हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भरोसा दिलाया है कि हर पीड़ित को न्याय और मदद मिलेगी। जांच टीम हादसे के कारणों की पड़ताल में जुटी है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर से एक भावनात्मक खबर सामने आई है। रेल हादसे के बाद एक मासूम बच्चे की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही थी। कई लोग इस बच्चे की पहचान जानना चाह रहे थे। अब जानकारी सामने आई है। यह बच्चा देवरी खुर्द बिलासपुर का रहने वाला है। देखिए क्या है पूरी खबर। रेल हादसे में घायल इस बच्चे के पिता का नाम अर्जुन यादव और माता का नाम शीला यादव है। हादसे की सबसे दुखद बात यह है कि माँ बाप दोनों की इस दुर्घटना में मौत हो चुकी है। परिजनों ने बताया कि इनके साथ यात्रा कर रही बच्चे की नानी मानमती भी उसी हादसे की शिकार हो गई और उनका भी निधन हो गया। इस भीषण हादसे में मासूम बच्चे के पैर की हड्डी में गंभीर चोट आई है। उसे फिलहाल अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम लगातार उसका इलाज कर रही है। बताया जा रहा है कि बच्चे की हालत अब स्थिर है, लेकिन उसके मन का दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सर, अर्जुन यादव जो है मेरा एकदम खास फ्रेंड था, वो जो अब इस दुनिया में नहीं रहा है। अब उनकी वाइफ भी नहीं है और वो साथ में मेरे को ये भी पता चला है कि उनकी सास जो है वो भी उनके साथ गई थी, वो भी शायद एक्सपायर हो चुकी हैं। इनका मैं तो कंफर्म नहीं बता सकता कि उनकी सास है कि क्या है, लेकिन ये दोनों का कंफर्म है कि ये दोनों नहीं रहे हैं अब इस दुनिया में। इनकी पत्नी का क्या नाम है? इनकी पत्नी का नाम शीला यादव है और इनका अर्जुन यादव है। अर्जुन देवरी खुर्द के। बच्चा भी बताया जा रहा है? अब बच्चा भी है सर, जो अभी गंभीर स्थिति में है थोड़ा, तो उनको अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। क्या नाम बच्ची का? बच्ची का नाम तो मेरे को भी कंफर्म नहीं मालूम है सर। बाबू है, उम्र होगा उनका 3.5 4 साल के ऐसी आसपास है। कितने उम्र की होगी? 2 साल की बच्चा है उसका। यह घटना प्रदेश को झकझोर देने वाली है। 1 से 2 साल का मासूम, जिसने अभी अपने माता पिता का चेहरा ठीक से पहचाना भी नहीं था, अब उनके बिना इस दुनिया में अकेला रह गया है। स्थानीय लोग और समाज सेवी अस्पताल पहुंचकर बच्चे की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। प्रशासन भी बच्चे के उपचार और भविष्य की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के प्रयास कर रहे हैं। यह हादसा केवल एक परिवार नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए गहरा दर्द छोड़ गया है। एक ऐसी कहानी जो हमेशा याद दिलाएगी कि एक पल की लापरवाही कितनी जिंदगियां छीन सकती है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड
10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जब आध सच जुगाड़ सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर रेल हादसे के बाद अब राजनीति भी तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत बुधवार को सिम्स अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने हादसे में घायल यात्रियों से मुलाकात की और उनके उपचार की जानकारी ली। इस दौरान महंत ने हादसे के लिए रेलवे प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि रेलवे अब यात्रियों की सुरक्षा को भूल चुका है। उन्होंने कहा कि आज रेल मंत्रालय सिर्फ माल गाड़ियों की संख्या बढ़ाने में लगा है, जबकि यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। सिम्स अस्पताल में घायलों का हालचाल जानने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने डॉक्टरों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए। महंत ने कहा कि हादसे में उनके क्षेत्र से भी कई लोगों की जान गई है, इसलिए वे जल्द ही पीड़ित परिवारों से मिलने भी जाएंगे। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि रेलवे के आधुनिकीकरण के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन कवच और आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम जैसे दावे सिर्फ कागजों पर ही नजर आते हैं। देखिए, हम लोग छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। छत्तीसगढ़ के जितने भाई बहनों के साथ दुख पहुंचता है, कोशिश करते हैं कि उनसे जाके जाने तो किस तरह से परेशानी है, क्या कमी है। अभी जैसे देखने में आया कि पेशेंट वहां जाना चाहती है अपोलो में, तो अपोलो जाएगी तो उसका पैसा कौन खर्चा करेगा, उसको चिंता है ना, हमको नहीं, जानने वालों को चिंता है। तो हम लोग सुख दुख में पहुँच जाते हैं। ये बड़ी घोर लापरवाही हुई है और मैं निंदा करना चाहता हूँ केंद्र सरकार की, रेल मंत्री जी की। मैं निंदा करना चाहता हूँ पूरा प्रशासन। रेलवे में कोयला के वाहन में ज़्यादा लदान में यहाँ के जितने भी हमारे खदान से निकल रहा है बड़े बड़े मेटल्स, उनको पहुँचाने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और यात्रियों को आज से नहीं सालों से असुविधा हो रही है। कभी गाड़ी कैंसिल हो जा रहा है, कभी 6 घंटे लेट हो जा रहा है, कभी 12 बजे से 12 घंटे लेट हो रहा है। हम लोग आजकल ट्रेनों में चलना बंद कर दिया। एक मिनट सर। इसके पीछे यही कारण है कि यात्रियों की सुविधा की ओर कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने कवच का बनाया था 2020 में, 5 साल हो गए। जोनल हमारा ऑफिस बिलासपुर में है, कहाँ गया उनका कवच का ये जो सिद्धांत बनाए थे कि गाड़ी नज़दीक आएगी एकदम से कवच 1.5 किलोमीटर पहले रुक जाएगा, कहाँ है सब। अब तक 12 की मृत्यु हो चुकी है, शायद शासन ने डिक्लेयर किया है। हम लोग तो ये चाहेंगे कि बेचारे 12 ही रहें, 20 तक न पहुँचे। उनका इलाज जारी है और जैसा कि नियम है रेलवे विभाग खर्च कर रहा है और हम ये कहेंगे कि जो इनने कवच की सुविधा दी थी उसको जल्दी करें। महंत ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि पिछले 11 वर्षों में रेल हादसों की संख्या बढ़ी है। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री अब प्रधानमंत्री की अनुमति के बिना कोई फैसला नहीं ले सकते, इसलिए हादसे की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री को लेनी चाहिए। महंत ने मांग की है कि इस पूरे मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो और रेल सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तरह समीक्षा की जाए। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेल हादसे के बाद अब राजनीतिक गलियारों में हलचल मचने लगी है। हादसे में घायल मरीजों से मिलने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैच बिलासपुर पहुंचे। उन्होंने विभिन्न अस्पतालों में भर्ती घायलों से मिलकर उनका हालचाल जाना और डॉक्टरों से इलाज की पूरी जानकारी ली। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैच ने भीषण हादसे में 11 लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए सरकार पर गंभीर सवाल उठाए।
उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि रेलवे की लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने सवाल किया कि जब सामने ट्रेन खड़ी थी तो दूसरी ट्रेन को आगे बढ़ने की अनुमति कैसे दी गई? क्या रेलवे विभाग को इस स्थिति की जानकारी नहीं थी? दीपक बैज ने कहा कि रेलवे लगातार हाईटेक सिस्टम और सुरक्षा कवच की बात करती है, लेकिन हादसे ने साबित कर दिया कि यह सिर्फ कागजों तक सीमित है। उन्होंने आरोप लगाया कि रेलवे सिर्फ राजस्व कमाने पर ध्यान दे रही है, जबकि यात्रियों की सुरक्षा को पूरी तरह नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में बिलासपुर रेलवे मंडल ने 27,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार को राजस्व के रूप में दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद यहां सुरक्षा के बुनियादी इंतजाम नहीं है। दीपक बैज ने कहा कि सरकार ने मृतकों के परिवारों को मात्र 10 लाख रुपए का मुआवजा घोषित किया है, जो बेहद अपमानजनक और अपर्याप्त है। उन्होंने मांग की है कि मृतकों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए और घायलों को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। घायलों को देखे भी तो एक घायल का तो पैर फ्रैक्चर हो गया है, एक का रीढ़ की हड्डी में हल्का सा फ्रैक्चर है। डॉक्टरों से चर्चा भी हुई है, वो सदमे में है अभी और बहुत तकलीफ में है, सदमे में है और डरे हुए हैं और गंभीर भी चोटें आई हैं। लेकिन डॉक्टरों से चर्चा करने के बाद भरोसा उन्होंने दिलाया कि जल्द ठीक हो जाएगा। हम लोग भी चाहते हैं कि जल्द ठीक हो जाना चाहिए और जो मृत्यु हुई है उन लोग को निश्चित रूप से विभाग को उनको मदद करना चाहिए और जो घायल है उनका समुचित इलाज होना चाहिए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव द्वारा दिए गए बयानों पर पलटवार करते हुए दीपक बैज ने कहा, हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए हैं, हम पीड़ितों के साथ खड़े हैं। यह समय एक दूसरे पर आरोप लगाने का नहीं बल्कि सच्चाई का सामना करने का है। सरकार को यह बताना चाहिए कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है। दीपक बैज ने विशेष रूप से उस 2 साल के बच्चे का जिक्र किया जिसने इस हादसे में अपने माता पिता दोनों को खो दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी उस बच्चे की पूरी मदद करेगी और उसका भविष्य सुरक्षित करने की जिम्मेदारी लेगी। हादसा भीषण हादसा है जहां 11 लोगों की मौत हुई और बाकी गंभीर रूप से घायल हैं, तो बहुत ही दुखद घटना है। मैं समझता हूं कि बड़ी से बड़ी गंभीर लापरवाही है। इससे बड़ी लापरवाही नहीं हो सकती कि एक ही पटरी पर मालगाड़ी का परिचालन हो रहा है और दूसरी पटरी पर आप यात्री ट्रेनों को आप जाने की अनुमति दे रहे हैं और उसके बाद मतलब इतनी बड़ी लापरवाही मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुखदायक है। इसकी जांच होनी चाहिए। जो भी जिम्मेदार हैं विभाग के लोगों की, जो मौत मतलब सीधे सीधे मौत की जिम्मेदार वो हैं, लापरवाही की जिम्मेदार वो हैं, उनके ऊपर शासन और प्रशासन कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। बिलासपुर रेल हादसे ने न सिर्फ कई परिवारों को उजाड़ दिया है बल्कि रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार इन सवालों का जवाब दे पाती है या नहीं। कल हुए भीषण हादसे में जो घायल हैं उनसे मिलने के लिए दीपक बैज सिम्स अस्पताल पहुंचे हुए थे। उनका कहना है कि जो घायल हैं वो काफ़ी डरे हुए हैं और बेहद ही तकलीफ में हैं और कईयों की स्थिति बहुत ही ख़राब है। उन्होंने साफ कहा है कि जो इस तरह की लापरवाही रेलवे प्रशासन द्वारा की गई है उनकी जांच की जाए और जो दोषी अधिकारी उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग रखी है उन्होंने। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे, ग्रैंड न्यूज। लोकसभा सांसद ज्योत्सना चरण दास महंत ने बिलासपुर रेल मंडल के अंतर्गत हुई दर्दनाक रेल दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। इस भीषण हादसे में निर्दोष यात्रियों की हुई असमय मृत्यु पर उन्होंने गहरी संवेदना प्रकट करते हुए मृतकों के परिजनों को रोजगार देने, घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करने और पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय तकनीकी जाँच की मांग की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को संबोधित करते हुए अपने पत्र में सांसद महंत ने लिखा कि यह दुर्घटना पूरे देश के लिए गहरे सदमे का विषय है। उन्होंने कहा कि इस शोक की घड़ी में भारतीय रेल प्रशासन का यह नैतिक दायित्व है कि वह प्रभावित परिवारों की हर संभव मानवतावादी सहायता करे। उन्होंने आग्रह किया कि मृतकों के प्रत्येक परिवार से एक पात्र सदस्य को भारतीय रेल में रोजगार प्रदान किया जाए तथा यह नियुक्ति केवल औपचारिकता के रूप में नहीं बल्कि संवेदनशील और मानवीय दृष्टिकोण से की जाए। साथ ही नियुक्त व्यक्ति को यथासंभव उनके गृह क्षेत्र या निकटवर्ती स्थान पर पदस्थापित किया जाए। सांसद महंत ने अपने पत्र में रेलवे प्रशासन की लापरवाही और सुरक्षा मानकों में ढिलाई पर भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अधीन
कई प्रक्रियाओं में सुरक्षा और रखरखाव के मानकों से समझौता किया जा रहा है, जिसके कारण ऐसे अमानवीय हादसे हो रहे हैं जिन्हें टाला जा सकता था। उन्होंने रेल मंत्री से आग्रह किया है कि इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय तकनीकी समिति गठित कर गहन जांच की जाए, सिस्टम की खामियों को चिन्हित किया जाए और तुरंत सुधारात्मक कदम उठाया जाए। सांसद महंत ने यह भी कहा कि यह केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि मानवीय संवेदना का विषय है और रेल मंत्रालय को इस दिशा में शीघ्र संवेदनशील और ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और लोकतंत्र रक्षा आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पूर्व व्याख्याता प्रेम शंकर पाटनवार आयु 83 वर्ष, इनका 4 नवंबर 2025 को दुखद निधन हो गया है। उनके निधन से बिलासपुर सहित पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। स्वर्गीय पाटनवार छत्तीसगढ़ उच्चतर माध्यमिक शाला बिलासपुर में व्याख्याता रहे और अपने जीवन काल में सामाजिक, शैक्षणिक व राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति समर्पित रहे। उनके निधन पर छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह और बिलासपुर निगम कमिश्नर अमित कुमार उनके निवास अरविंद मार्ग सरकंडा पहुंचे और पुष्प चक्र चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धा व्यक्त की। इस दौरान ग्रैंड न्यूज के डायरेक्टर गौरव तिवारी सहित अनेक गणमान्य नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता और क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। सभी ने स्वर्गीय पाटनवार के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने सदैव देश, समाज और शिक्षा के क्षेत्र में प्रेरणादायक कार्य किए। उनकी अंतिम यात्रा बुधवार दोपहर 1 बजे उनके निवास स्थान से सरकंडा मुक्ति धाम तक निकाली गई। शमशान घाट पहुंचने के बाद पार्थिव देह को सम्मान प्रदान करते हुए उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। गुर जब आध सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान यानी सिम्स में अनुशासनहीनता बरतने वाले छात्रों पर प्रबंधन ने बड़ी कार्रवाई की है। डीन डॉक्टर रमणेश मूर्ति ने करीब 2 दर्जन से ज्यादा MBBS द्वितीय वर्ष के छात्रों को लापरवाही की सजा देते हुए हॉस्टल से 3 और 6 महीने के लिए निष्कासित कर दिया है। वहीं एक छात्र को बार बार चेतावनी के बावजूद हंगामा करने पर पूरे 1 साल के लिए हॉस्टल से बाहर कर दिया गया है। दीपावली के पहले और त्योहार के दौरान छात्रावास परिसर में छात्रों ने हंगामा किया था। सिम्स प्रबंधन द्वारा बार बार समझाइश देने के बावजूद छात्र नियमों की अनदेखी कर अनुशासनहीनता करते रहे। छात्रावास प्रबंधन समिति ने जब मामले की समीक्षा की तो पाया कि कई छात्र पहले भी ऐसे मामलों में शामिल रह चुके हैं। इसके बाद डीन ने कड़ा रुख अपनाते हुए 3 और 6 महीने के लिए निष्कासन का आदेश जारी कर दिया है। कॉलेज और छात्रावास के नियमों के हिसाब से समय पे आना जाना, कम जो शोर शराबा है नहीं करना या जूनियर छात्रों को धमकाना, इस टाइप के जो बार बार शिकायतें आ रही थी, तो संज्ञान लेते हुए कमेटी के माध्यम से जांच करा के इन छात्रों को छात्रावास से निष्कासित किया गया ताकि एक उदाहरण बन सके और अनुशासन की भावना
जो मेडिकल कॉलेज में है उसमें स्थापित की जा सके। सिम्स प्रबंधन ने जिन छात्रों को निष्कासित किया है उनमें लोकेश ठाकुर, वेदांत सिंह, तिलक साहू, श्रेयांश ठाकुर, संकेत सलारिया, शुभम पटेल, अजय यादव, संस्कार देवांगन समेत कई नाम शामिल हैं। वहीं छात्र प्रखर प्रताप सिंह राठौर को बार बार चेतावनी देने के बावजूद अनुशासनहीनता करने पर पूरे 1 साल के लिए हॉस्टल से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। डीन डॉक्टर रमणेश मूर्ति ने साफ किया है कि अगर भविष्य में दोबारा ऐसी घटनाएं होती हैं तो दोषी छात्रों को स्थायी रूप से हॉस्टल से बेदखल कर दिया जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर शहर के प्रमुख निजी अस्पताल अपोलो पर अब जनता का आक्रोश तेजी से बढ़ रहा है। आम नागरिकों का कहना है कि अस्पताल द्वारा आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को मुफ्त इलाज से वंचित किया जा रहा है। इसको लेकर लोगों में भारी नाराजगी है। विधायक की चेतावनी और कांग्रेस के आंदोलन के बावजूद अपोलो प्रबंधन के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है, जिससे जन आक्रोश और भड़क गया है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि सरकार की आयुष्मान भारत योजना गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को आर्थिक रूप से राहत देने के लिए शुरू की गई थी, ताकि कोई भी व्यक्ति पैसों की कमी के कारण इलाज से वंचित ना रहे। लेकिन अपोलो जैसे बड़े और नामी अस्पतालों द्वारा इस राष्ट्रीय योजना की अनदेखी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। मरीजों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन आयुष्मान कार्ड दिखाने पर भी इलाज से मना कर देता है और भारी रकम जमा करने की बात करता है। लोगों का सवाल है कि जब देश भर में अस्पतालों में यह योजना लागू है और मरीजों को इसका लाभ मिल रहा है, तो बिलासपुर में ऐसा भेदभाव क्यों? नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि अपोलो को सख्ती से आयुष्मान भारत योजना लागू करने के लिए निर्देशित किया जाए, ताकि गरीब और जरूरतमंदों को उनके अधिकार का लाभ मिल सके। दिया है तो उसे लागू होना चाहिए, और इसे गरीब मजदूर लोग ये आयुष्मान कार्ड जो लागू किए हैं उसको क्या करेंगे? उसको तो उसका इलाज होना चाहिए ना। तो ये अपोलो हॉस्पिटल में ये नहीं चलता है, लेकिन ये सब चीज़ चलाना चाहिए। तो भाई उसको तो सबको करना चाहिए। गरीब लोग कहाँ जाएंगे फिर? उतना बड़ा हॉस्पिटल है तो आयुष्मान कार्ड बना है तो सबके लिए बना है, बड़े लोग के लिए बस बना नहीं है। फिर उसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं? वहाँ भी तो जा सकते, बड़ा हॉस्पिटल है तो अपना इलाज तो वहाँ करा सकते। इसीलिए तो आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं कि हमको भी सुविधा मिलना चाहिए। हाँ जी, हमारे पास है, हम अभी बनवाए हैं। अपोलो में उसकी सुविधा नहीं है, उसकी सुविधा भी होना चाहिए ना अपोलो में, तभी तो हम गरीब लोग वहाँ का कुछ उपयोग कर सके, आयुष्मान कार्ड को चला सके वहाँ। और हमारे विधायक जी वहाँ तो बोले भी थे, वहाँ उनको वार्न भी किए थे कि आयुष्मान से यहाँ पे इलाज तो होना चाहिए। कि वो तो यहाँ तक बोले थे कि अगर ना होगा तो हम इस ज़मीन को हम शासन कब्जे में ले लेगा। ये क्या, बाकी मेरे साथ इलाज वहाँ आयुष्मान से होना चाहिए। भाई शहर के सारे हॉस्पिटल तो हो रहा है, इलाज तो वहाँ क्यों नहीं होगा? होना चाहिए। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ एवं समर्थन मूल्य धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर 3 नवंबर 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर वेतनमान व सुविधाएं देने, सेवा नियम 2018 में संशोधन कर पुनरीक्षित वेतनमान लागू करने, धान खरीदी में हुई सुखद की मान्यता और कंप्यूटर ऑपरेटरों के नियमितीकरण की मांग दोहराई है। साथ ही 50% भर्ती में समिति कर्मचारियों को प्राथमिकता देने तथा सुरक्षा व प्रासंगिक व्यय बढ़ाने की भी मांग की गई है। कर्मचारियों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए वे सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हड़ताल के चलते पूरे बिलासपुर संभाग में सहकारी समितियों का कामकाज ठप हो गया है। समिति के कर्मचारी इधर जी जान से जुटे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ी में कथे कि झारा नहीं होता, तो उसने इधर हमारे पूरा समिति कर्मचारी झारा झारा बैठे हैं और वेदारी अपन अधिकार हमन लेके रहिबो। जैसे मन नारा देते रही ना, अब नहीं सही वो बदल के रहिबो, तो उसने इधर अब नहीं सही वो अपन अधिकार लेके रहिबो। काबर की हमन ला सरकार पहल नहीं करत है, लेकिन अंदर खाना सरकार डर गए हैं। सेवा सहकारी समिति के कर्मचारी के इतिहास में
ये पहला आंदोलन है जेमा सेवा सहकारी समिति के पूरा परिवार बैठे है। वो प्रबंधक होए, ऑपरेटर होए, चौकीदार होए, भृत्य होए, विक्रेता होए, लिपिक होए, जेन भी वो अतिरिक्त कर्मचारी भी जिन है हमारे पास, वो पूरा इधर डट के बैठे है और सरकार ले इधर हमारा मांग माने ल पर ही और कैसे नहीं मानी और बोला हम देखो अब अंतिम स्थिति तक इधर लड़ाई करबो। ये अनिश्चितकालीन आंदोलन का तीसरा दिन है और 4 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग पूरे प्रदेश के सभी संभाग में आंदोलनरत हैं और हमारी मांग है, पहला है कि धान खरीदी में सरकार सुखद लागू करे, दूसरा है कि कंप्यूटर ऑपरेटर साथियों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो बाहर का रास्ता दिखाया गया है उसको उस नियोजन को विलोपित कर उनका विभाग तय करते हुए नियमितीकरण किया जावे। तीसरी जो मांग है प्रबंधकीय अनुदान, एमपी सरकार की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार जो है 3-3 लाख रुपए प्रत्येक समितियों को अनुदान दे। चौथी जो हमारी मांग है सेवा नियम संशोधन करते हुए पुनरीक्षित वेतनमान लागू करें। देखिए अभी तक तो हमारी सूद लेने सरकार नहीं आई है, लेकिन मौखिक रूप से वो उनके द्वारा कहा गया है कि मंत्रालय आके आप बात करें, तो हम मंत्रालय जाके क्यों बात करेंगे। मौखिक रूप से हम कभी भी किसी भी बात को नहीं मानेंगे। लिखित में यदि वो हमारे मंच के माध्यम से आके अपने शासन के किसी भी आला अधिकारी के द्वारा यदि मंच के में घोषणा करते हैं तब उस मांग को हम मानेंगे, उस मांग की पूर्ति को मानेंगे। और यदि हमारी मांगे बहुत छोटी छोटी हैं जिस मांग को वो आसानी से पूरा कर सकते हैं, यदि वो मांगे पूरी नहीं करते हैं उस स्थिति में अभी भी देखिए हमारे यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है और ना ही आगे होगा। यदि मांग पूरी नहीं होती है तो हमारी हड़ताल जो है बहुत उग्र आंदोलन का रूप ले लेगी और अभी तक हमारा हड़ताल सफल है, आगे भी सफल होगा। तो सरकार से हम यही निवेदन, आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहते हैं कि भाई सरकार तो हम लोगों ने भी बनाया है, हमारे माध्यम से भी तो आप सरकार बने हो, तो हमारी छोटी छोटी मांगे हैं उसी पूरी करने में कितना समय लगता है आपको, वो मांगे पूरी करनी चाहिए। और हमको कोई शौक़ नहीं है कि हम हड़ताल में आएँ, हम हड़ताल नहीं करना चाहते हैं। जितनी जल्दी वो मांग हमारी पूरी कर लेंगे हम हड़ताल से वापस चले जाएंगे और खुशी खुशी किसानों का काम करेंगे जैसे पहले करते आ रहे थे। एक बार फिर से रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जब आध सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। मानव तस्करी के एक बड़े रैकेट का खुलासा GRP बिलासपुर ने किया है। ओडिशा की रहने वाली 16 वर्षीय नाबालिग को देह व्यापार में धकेलने की कोशिश की जा रही थी। GRP की सतर्कता से नाबालिग को बचा लिया गया और मामले का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने पूछताछ के बाद पूरे नेटवर्क की परतें खोली हैं। दरअसल हीराकुंड एक्सप्रेस से एक युवक 16 वर्षीय लड़की को लेकर उत्तर प्रदेश जा रहा था। रास्ते में लड़की ने विरोध करते हुए ट्रेन में चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसके बाद यात्रियों ने इसकी सूचना GRP को दी। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और लड़की को सुरक्षित उतार लिया। पूछताछ में सामने आया कि मध्य प्रदेश निवासी विकास नायक नामक युवक लड़की को बेचने के लिए ले जा रहा था। उसने अपने मुंह बोले मामा निराकार रोहिदास उर्फ डिस्को निवासी ओडिशा से सौदा किया था। निराकार ने उसे भरोसा दिलाया था कि वह एक लड़की की व्यवस्था कर देगा, जिसके बदले विकास ने 1 लाख रुपए देने की बात कही थी। निराकार ने मजदूर वर्ग के परिवार की इस नाबालिग को बहला फुसला कर अपने जाल में फंसा लिया। लड़की को बताया गया कि वह रिश्तेदारों के घर जा रही है, लेकिन असलियत कुछ और थी।
जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी उसे देह व्यापार में धकेलने की योजना बना चुके थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद लड़की की CWC बाल कल्याण समिति में काउंसलिंग कराई गई। 2025 को ट्रेन हीराकुंड एक्सप्रेस से 2 व्यक्ति एक बालिका को लेकर अवैध व्यापार करने के उद्देश्य से लेकर उस ट्रेन से जा रहे थे। बालिका के द्वारा रेलवे स्टेशन बिलासपुर में शोर मचाए जाने पर हम लोगों के द्वारा पकड़ लिया गया। पूछताछ करने पर पता चला कि उस लड़की को उसके मुँह बोले मामा, जिसका नाम है विकास नायक, इसका नाम है, इसने इसे यहाँ से खरीद कर अपने भाई के साथ शादी कराने के उद्देश्य से एवं अन्य व्यापार के उद्देश्य से उनके माता पिता को धोखे में रखकर वहाँ से लाकर कहाँ लेके जाया जा रहा है? ये उड़ीसा के संबलपुर से, एक्चुअली बरपाली गांव है, बरपाली बड़गढ़ जिला से लेके लड़की को जा रहे थे लोग और संबलपुर से टेम्पो से आकर ट्रेन से चढ़े झारसुगुड़ा रोड से ललितपुर से इसका घर है, टीकमगढ़ बता रहा है अपना घर, वहाँ ले जाना चाह रहे थे और इनके माता पिता को धोखे में रखकर लड़की को भला फुसला के क्या बोल के लेके जाया जा रहा है? शादी करा देंगे करके और दूसरा प्रलोभन दिए उसे, ऐसा बोल के ले जा रहे थे। इनके माता पिता को इसमें 1 लाख रुपया देने का बोला और बात तय होने के बाद 5,000 रुपये अग्रिम राशि दिया इसको रोहिदास को और उसके बाद ये सब लेके जा रहे थे। लड़की को जब ये आभास हुआ रास्ते में कि मुझे बेचने ले जा रहे हैं, तब उसने बिलासपुर में शोर मचाने पर हमने तो द्वारा पकड़ लिया गया। लड़की को बाल संरक्षण गृह में सुरक्षित रखा गया है। कितनी उम्र की है? लड़की की उम्र 16 साल है, नाबालिग है। इस संबंध में उसके माता पिता का भी कथन लिया गया है, जो बता रहे कि हमें धोखे में रखकर शराब पिलाकर बेहोशी की हालत में उसकी बच्ची को उठा के ले आए, जिसके जीआरपी थाना बिलासपुर ने अपराध क्रमांक 91/2025 दर्ज किए हैं, जिसमें धारा 137, 2, 96, 143, 35 BNS 18(5) को एक्ट लगाई गई है। आरोपी गणों को न्यायालय प्रस्तुत किया जाता है। आज जीआरपी ने पीड़िता के बयान और सबूतों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मानव तस्करी और पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि मामले की पूछताछ 1 नवंबर से जारी थी और अब पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच आगे बढ़ाई जा रही है। जेड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर में मंगलवार को हुए भीषण रेल हादसे के बाद अब भी दर्द और दहशत का माहौल है। हमारी टीम ने हादसे में घायल लोगों और उनके परिजनों से मुलाकात की। बातचीत के दौरान कई दिल दहला देने वाले पल सामने आए हैं। शाम के करीब 4 बजे गेवरा रोड से बिलासपुर आ रही एक मेमू पैसेंजर ट्रेन, एक ऐसी ट्रेन जिसमें आम लोग, छात्र, मजदूर और दफ्तर से घर लौट रहे लोग सवार थे। वह बिलासपुर स्टेशन के पास ही एक मालगाड़ी से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि पैसेंजर ट्रेन के डिब्बे एक दूसरे पर चढ़ गए और लोहे के ढेर में बदल गए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर हुआ क्या। गेवरा रोड बिलासपुर मेमू लोकल ट्रेन नंबर 68733 ने बिलासपुर और गतौरा स्टेशन के बीच लाल खदान के पास उसी ट्रैक पर जा रही एक मालगाड़ी को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद चीख पुकार मच गई। कई यात्री बोगियों में फंस गए, जिन्हें गैस कटर से काटकर बाहर निकालना पड़ा। यह हादसा मंगलवार 4 नवंबर 2025 को शाम लगभग 4 बजे बिलासपुर रेलवे स्टेशन के आउटर पर लाल खदान और गतौरा के बीच हुआ। इस हादसे में अब तक 11 यात्रियों की दुखद मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है। ये संख्या बढ़ भी सकती है। इसके अलावा 25 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अपोलो अस्पताल और सिम्स बिलासपुर में इलाज चल रहा है। मरने वाले और घायल होने वाले लोग आम छत्तीसगढ़ी नागरिक थे, जो रोजी रोटी और अपने परिवार के लिए सफर कर रहे थे। अब बात करते हैं कैसे हुआ ये हादसा। ये सवाल सबसे डरावना है। रेलवे बोर्ड के प्राथमिक बयानों और रिपोर्टों के अनुसार ये हादसा इसलिए हुआ क्योंकि पैसेंजर ट्रेन ने कथित तौर पर एक रेड सिग्नल को ओवरशूट कर दिया, यानी लाल बत्ती होने पर भी ट्रेन नहीं रुकी।
पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी दोनों एक ही दिशा में जा रहे थे। मालगाड़ी धीमी थी और तेज रफ्तार पैसेंजर ट्रेन ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। क्या ये सिर्फ एक रेड सिग्नल ओवरशूट का मामला है? क्या ये सिर्फ एक ड्राइवर की गलती है या फिर उस सड़ी गली व्यवस्था का नतीजा है जिसने यात्रियों को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया है? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस बिलासपुर रेल मंडल में ये हादसा हुआ है वो भारतीय रेलवे का सोने का अंडा देने वाला जोन है। SECR यानी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे देश का सबसे ज्यादा माल ढुलाई करने वाला, सबसे ज्यादा कमाई करने वाला जोन है। ये जोन हर साल 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ माल ढुलाई से कमाता है। ये जोन अकेले भारतीय रेलवे के कुल माल ढुलाई राजस्व का लगभग 17% हिस्सा देता है। ये जोन माल लादने के सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है। कभी 144 दिनों में 100 मिलियन टन तो कभी 216 दिनों में 150 मिलियन टन। और ये माल क्या है? कोयला। बिलासपुर रेल मंडल की पटरियां यात्रियों की नहीं बल्कि कोयला ढोने के लिए बिछाई गई है। यहाँ रेलवे की पहली और आखिरी प्राथमिकता यात्री नहीं बल्कि कोयला परिवहन है। देश के कोने कोने में बिजली संयंत्रों तक कोयला पहुंचाना इस जोन का एकमात्र लक्ष्य बन गया है। यहाँ के यात्री हर रोज नर्क झेलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या नॉन इंटरलॉकिंग के नाम पर सबसे पहले और सबसे ज्यादा पैसेंजर और लोकल ट्रेनों को ही रद्द किया जाता है। कभी कभी हफ्तों तक लोकल ट्रेनें बंद रहती है क्योंकि रेलवे को अपनी मालगाड़ियों के लिए ट्रैक खाली चाहिए। जिस गेवरा रोड से ये पैसेंजर ट्रेन आ रही थी वो कोरबा का कोयला बेल्ट है। इस पूरे रूट पर रेलवे का पूरा ध्यान सिर्फ कोयला रेक चलाने पर है। मीडिया रिपोर्ट्स ने पहले भी चेताया है कि कोयला के भारी परिवहन के कारण पटरियों की हालत खराब हो रही है। जब आप एक सिस्टम पर उसकी क्षमता से ज्यादा मालगाड़ियों का दबाव डालते हैं, जब आपका पूरा फोकस सिर्फ टन और राजस्व पर होता है तो सबसे पहले सुरक्षा से समझौता होता है। क्या ये संभव नहीं है कि सिग्नलिंग सिस्टम और ट्रैक मैनेजमेंट मालगाड़ियों के इस अंतहीन दबाव के कारण चरमरा गया हो? क्या ये रेड सिग्नल ओवरशूट केवल मानवीय भूल थी या उस थके हुए ओवरबर्डेंड सिस्टम की विफलता थी जो 24 घंटे केवल कोयला ढोने के लिए मजबूर है? बिलासपुर एक जोन है, एक मंडल है। ये भारतीय रेलवे का सबसे कमाऊ पूत है, लेकिन यहाँ के यात्रियों को क्या मिलता है? रद्द की गई ट्रेनें, गंदे स्टेशन और अब मौत। रेलवे अमृत भारत स्टेशन जैसी योजनाओं का ढिंढोरा पीटता है, लेकिन क्या स्टेशनों को चमकाने से ज्यादा जरूरी यात्रियों की सुरक्षित घर वापसी नहीं है? ये कड़वा सच है कि बिलासपुर रेल मंडल यात्रियों से कमाता कम है और उन्हें सुविधा के नाम पर ठेंगा दिखाता है, क्योंकि उसका असली खजाना तो कोयले से आता है। रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए और घायलों को 5 लाख रुपए की मुआवजे देने का ऐलान किया है। रेल मंत्री ने कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी से उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन क्या ये जांच इस बात का पता लगाएगी कि बिलासपुर मंडल में यात्री सुरक्षा को ताक पर रखकर कोयला परिवहन को प्राथमिकता क्यों दी जा रही है? क्या ये जांच उन अधिकारियों की जवाबदेही तय करेगी जो राजस्व के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए यात्री ट्रेनों को खतरे में डाल रहे हैं? ये 11 जाने सिर्फ एक आंकड़े नहीं हैं, ये 11 हत्याएं हैं जो उस व्यवस्था द्वारा की गई जिसने मुनाफे को इंसानियत के ऊपर रखा है। अब आपकी बारी है, आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस खबर पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। नमस्कार। बिलासपुर में हुए भीषण रेल हादसे के बीच एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। जहां एक और राहत और बचाव दल यात्रियों की जान बचाने में जुटे थे, वहीं कुछ अज्ञात लोगों ने मौके का फायदा उठाते हुए मानवता को शर्मसार कर दिया। देखिए क्या है पूरी खबर। हादसे के दौरान घायलों और मृतकों के मोबाइल फोन, पैसे, बैग और यहां तक कि सोने चांदी के जेवर तक चोरी कर लिए गए। एक मृत महिला के गले से मंगलसूत्र तक उतार लिया गया, जो इस अमानवीय हरकत की हद दिखाता है। हादसे के बाद जब घायलों को अस्पताल लाया गया तब परिजनों ने देखा कि कई लोगों के मोबाइल और जेवर गायब हैं। परिजनों ने इस पर गहरी नाराजगी जताई और कहा कि जब लोगों की जान बचाने की जरूरत थी तब कुछ असामाजिक तत्व लूटपाट में लगे रहे। बार बार क्या है, कॉल लगा रहे थे कि भाई कहाँ है हमारे परिजन, तो मोबाइल में कॉल कर रहे थे तो कोई उठा नहीं रहा था। 100 बार 80 बार लगाने के बाद एक कॉल वो उठाए, बोले ये मोबाइल हमको वो ट्रेन के पास मिला और बस मिला और हमारे पति लेके आ गए।
और उसके बाद ऐसे सब कहानी बने बोलती है हमको इधर मिला उधर मिला, ये हमारा मोबाइल है। तो ये जो हादसे होते कौन, आप तो खुद लाइव सुने होंगे, होते कौन हो तुम फोन करने वाले, हम हमारा ये है वो है। हमारा कहने का मतलब है कोई अगर मर रहा है तो किसी परिवार के परिजन अगर उनसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, अब उस कॉन्टैक्ट के जरिए को आप मोबाइल को आप लेकर चले जाओगे तो मान हाथ बचा हुआ है, कहीं फ़ोन उठा लिया तो आदमी जाकर उसकी मदद कर सकता है। उस बीच में इंसानियत दिखाई नहीं, मोबाइल चोरी करने के बाद उल्टा गाली पकड़ी है। अब बोलती जो करना है करो। ये नंबर बात है कि कभी अगर किसी का हादसा हो रहा है उनका मदद किया जाए, और कि ये नहीं कि उनका सामान लेके चोरी कर लिया जाए, भाग जाए। कौन से जेवर पहने हो सकता है मंगलसूत्र था उनके पास, मंगलसूत्र था, सोने का बाला था, नाक में था, नाक का था, ये सब जेवरात था उनके पास। ये मतलब तो गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। इंसानियत नाम चीज़ खत्म हो जा रहा है। यही इंसानियत से थोड़ा बच गया। अगर कोई आदमी अगर कुछ हो, दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट और कुछ हो रहा है, मान्यता यही बोलती है कि उनको जाके हेल्प किया, उनको मदद किया जाए, कि उनका मोबाइल देख के उनको फ़ोन करके उनके घर वाले कॉन्टेक्ट करके बताया जाए। ये नहीं कि मतलब उनका मोबाइल चोरी करके भाग जाए कि कुछ हो जाए। हो सके अगर उनका वाइद वगैरह वो नहीं ले पाते मोबाइल, या वो जो एक्सीडेंटल है हम संपर्क करें, हो सके उनका जान बचे और फ़ोन से हम संपर्क हो जाता, हम दौड़ के उनको जान बचा दें। पुलिस और रेल प्रशासन ने इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया है। स्थानीय पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ भी की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जल्द ही अपराधियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अफवाहों से बचने और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की है। यह घटना सिर्फ एक हादसे की नहीं बल्कि इंसानियत पर लगे कलंक की कहानी बन गई है, जो याद दिलाती है कि जब करुणा की जरूरत होती है तब कुछ लोग मानवता को भी लूट लेते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। कोरबा से बिलासपुर आ रही एक मेमू लोकल ट्रेन मंगलवार दोपहर 4 बजे मिडिल लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। दुर्घटना बिलासपुर स्टेशन से पहले लाल खदान के पास हुई। हादसे में लोको पायलट समेत अपुष्ट खबरों के अनुसार 11 लोगों की मौत हो गई, 25 से ज्यादा घायल हैं। सभी के शव निकाले जा चुके हैं। प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह ऑटो सिग्नल फेल होना माना जा रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि जांच के बाद ही होगी। दुर्घटना के बाद सभी ट्रैकों पर बुधवार सुबह से ट्रेन का परिचालन प्रारंभ कर दिया गया है। जिस ट्रैक पर दुर्घटना हुई थी, सुबह 6:30 बजे पहली ट्रेन गुजरी। उस ट्रैक पर भी ट्रेन का परिचालन चालू कर दिया गया है। दुर्घटना में जर्जर रेल इंजन को पास में ही जवानों की निगरानी में रखा गया है। बिलासपुर शहर के व्यस्तम क्षेत्र में नो पार्किंग की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ जगह जगह वाहन सड़कों पर खड़े किए जा रहे हैं, जिससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई है। स्थिति यह है कि हर गली और मुख्य मार्ग पर अव्यवस्थित पार्किंग के कारण लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार बिलासपुर क्षेत्र में बड़ी संख्या में कोचिंग संस्थान संचालित हैं। कोचिंग के बाहर विद्यार्थी और अन्य लोग वाहन सड़कों पर ही खड़े कर देते हैं, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। प्रशासन और पुलिस द्वारा कई बार समझाइश देने और कार्रवाई की चेतावनी देने के बावजूद हालात में कोई सुधार नहीं दिख रहा है। इस पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने कहा कि जल्द ही उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नो पार्किंग जोन में वाहन खड़े करने वालों पर सख्त जुर्माना लगाया जाएगा और नियमित गश्त बढ़ाई जाएगी। अब देखना होगा कि प्रशासन की कार्रवाई से क्षेत्र की यह समस्या आखिर कब तक सुलझती है। हम लोगों ने देखिए कोचिंग संस्थान हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, जब ये स्कूल छूटते हैं, जब ये कोचिंग छूटती है, सबसे ज़्यादा समस्या उसी समय होती है कि पेरेंट्स आते हैं और कहीं भी गाड़ियाँ बेतरतीब तरीके से खड़े कर देते हैं। उसके लिए हम लोगों ने कोचिंग संस्थानों को बताया है कि वो अपने अपने एक वॉलंटियर्स लगाएं, सिक्योरिटी वाले को लगाएं, जिससे कि कम से कम व्यवस्थित तरीके से पार्किंग हो सके। और पार्किंग व्यवस्थित नहीं होने के कारण ये स्थिति निर्मित होती है। अब एक जगह सिपाही तो लगा नहीं सकते, तो उसको हम लोग उसमें कड़ाई भी करते हैं, कार्रवाई भी करते हैं, लेकिन बच्चों के मामले में हम लोगों ने बाकायदा हमेशा कोचिंग को और पेरेंट्स से अपील की है कि भाई आप एक तो वाहन व्यवस्थित रखें और बच्चों की पार्किंग के लिए, जो बच्चों के वाहन की पार्किंग के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करें। आपने कोचिंग तो खोल ली है लेकिन पार्किंग की व्यवस्था नहीं की है, ये ठीक नहीं है। तो इसके लिए आप जरूर कोई ना कोई स्थान इस तरीके से रखें कि जिसमें पार्किंग हो सके, अन्यथा उसमें कार्रवाई पुलिस करेगी।
बिलासपुर रेल हादसे के बाद अब राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और प्रदेश महिला कांग्रेस की महासचिव शिल्पी तिवारी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने हादसे में घायल यात्रियों और उनके परिजनों से मुलाकात की। कांग्रेस नेताओं ने घायलों से बातचीत की और डॉक्टरों से उनके इलाज की जानकारी ली। महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव शिल्पी तिवारी ने घायलों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और कहा कि यह घटना सिस्टम की लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि प्रदेश के मुखिया अब तक ना तो पीड़ितों से मिलने पहुंचे और ना ही उनके परिजनों से संवाद किया। यह बेहद निराशाजनक है। शिल्पी तिवारी ने सरकार से मांग की है कि मृतक परिवारों को केवल 5 लाख रुपए का मुआवजा नहीं, बल्कि परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाए ताकि उनके परिवारों को जीवन यापन में सहारा मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि यह हादसा सिर्फ तकनीकी गलती नहीं, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम है। अब जरूरत है जवाबदेही तय करने की और ऐसे हादसे दोबारा ना हो, इसकी ठोस व्यवस्था करने की। बिलासपुर के लाल खदान में जो कल रेल हादसा हुआ, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही दुखद घटना घटी है। और जो मरीज थे, बहुत से लोग, करीब अभी हमें ये जानकारी मिली कि 12 लोग की मृत्यु हुई है। ये ऑफिशियल है, अनऑफिशियल तो अभी पता नहीं चल पा रहा है। आंकड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि रेलवे प्रशासन की ढुलमुल रवैया जो है, तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि मृत्यु ज़्यादा लोगों की हुई, लेकिन वो छुपाना चाह रहे हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक जिम्मेदारी नहीं ली है। और हमारे प्रदेश के मुखिया जो हैं विष्णुदेव साय जी, वो इतने असंवेदनशील हैं कि उन्होंने आकर मरीजों की जानकारी लेना, उनका हालचाल जानना भी जरूरी नहीं समझा, बस वो घोषणा कर दिए हैं। क्या है, मृतक लोग को एक और उनके परिवार को सांत्वना देना जरूरी था, उसके साथ खड़े होना जरूरी था। आप पैसे से खरीदने के बाद, जैसे कि रेलवे को उन्होंने अडानी को बेच दिया, और जिसका कि हम लोग बहुत ही भुगतान कर रहे हैं। आम जनता से लोगों को मतलब नहीं है, रेलवे प्रशासन को कोई मतलब नहीं है। मालगाड़ियाँ ज़्यादा चल रही है और जो जनता की जो रेल सेवा जो है वो बहुत ही हताहत हो रही है। और ये टोटल मतलब सिस्टम का फेल्योर है, क्योंकि सिग्नल नहीं होने के बाद भी, जैसे कि आप टेक्निकल उसमें देखेंगे तो फॉल्ट है। और लोको पायलट भी एक यंग लड़की थी, वो भी दिखा है हम लोगों को, तो उसकी भी मृत्यु हुई। एक बहुत ही हताहत हुई है, उसकी भी जान पे खतरा बना हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें मतलब नई महिला को दिया गया। देखिए, कई लोग तो बहुत गंभीर रूप से घायल हैं और कुछ लोग तो मृतक पाए गए हैं। बच्चे की भी एक हम लोग देख के आए तो गंभीर है स्थिति, ऐसे बहुत सारे दुखद हुआ है। और अब हमारे नेता प्रतिपक्ष जो चरणदास महंत जी हैं, वो भी आए थे, दीपक बैज जी भी आए थे, तो सभी परिवार से मिले, उनको संवेदनाएं व्यक्त किए हैं। और हम लोगों की मांग है, ये कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि परिवारजनों को नौकरी दिया जाए, क्योंकि 5 लाख से कुछ होना नहीं है, तो नौकरी दिया जाए, यही हमारी मांग है। बिलासपुर रेल हादसे में जहां चारों ओर अफरा तफरी और चीख पुकार मची थी, वहीं कुछ युवाओं ने ऐसा साहस दिखाया जिसने पूरे इलाके का दिल जीत लिया। ग्राम गतौरा के ये युवा आज हादसे के असली हीरो बन गए हैं। यह कहानी है ग्राम गतौरा के सोनू बघेल और उनके साथियों की। हादसे के वक्त ये सभी पास ही मौजूद थे। जैसे ही उन्होंने ट्रेन को पटरी से उतरते देखा, बिना किसी डर या झिझक के घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। ट्रेन के डिब्बे बुरी तरह क्षतिग्रस्त थे, यात्री अंदर फंसे थे और हर तरफ मदद की पुकार गूंज रही थी। लेकिन इन युवाओं ने अपनी जान की परवाह किए बिना घायलों को बाहर निकालना शुरू किया। किसी को कंधे पर उठाया, किसी को हाथ पकड़कर खींचा और जिनकी हालत गंभीर थी उन्हें पास के वाहनों से अस्पताल भेजा। राहत कार्य के दौरान इन युवाओं को मलबे में फंसा 2 साल का एक बच्चा मिला। बच्चे के पेट में लोहे का टुकड़ा धंसा हुआ था। सोनू और उनके साथियों ने पूरी कोशिश की कि उसे जिंदा बाहर निकाला जाए। उपकरण न होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और बचाव दल के आने तक उसकी मदद में लगे रहे। इतना ही नहीं, इन युवाओं ने घायलों की पहचान करने और उनके परिजनों तक जानकारी पहुंचाने के लिए मोबाइल से फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए। उनकी इस कोशिश से कई परिवारों को अपने लापता परिजनों की जानकारी मिली। इन 7 युवाओं सोनू, कमलेश, सोदान, भैरव, जितेंद्र, संतोष और उनके साथियों की बहादुरी को आज पूरा इलाका सलाम कर रहा है। जब प्रशासनिक टीमें मौके पर पहुंची तब तक ये ग्रामीण कई जिंदगियां बचा चुके थे। विपत्ति की घड़ी में इन युवाओं ने मानवता और साहस की जो मिसाल पेश की, वह हमेशा याद रखी जाएगी। तो कल करीबन 4-5 मरे हुए व्यक्ति को बचाए हैं और 6-7 जो जिंदा थे उन लोगों को बचाए हैं।
हम लोग भी एक इंसान हैं, उन लोग भी एक इंसान है। एक इंसान का दर्द समझ सकता है। ये अपने मन में सद्भावना लाए और हम लोग वो सबको बचाए। कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं आपकी कि बोले भगवान के लोग हैं, देव बंदे हैं, एकदम देवदूत हैं, बचाने आ गए। क्या क्या नाम है आप लोगों का? नहीं ऐसा नहीं है सर कि भगवान है, ऐसा बोलने होता है। इंसान में रहता है, लेकिन इंसान की मदद करते हैं। हमको लगा कि हाँ इसको मदद करना चाहिए हमको करके। हम लोग किसी को देखे आगे पीछे नहीं गए। आप लोग जो सामने में थे, जो मरे हुए थे उसको भी निकाले, जो जिंदा था उसको पहले निकाले थे। बस कोई काम कोई बात। बस यही एक बात है कि जो लोग चोरी किए और मौका या वारदात पर कई लोग इसका फ़ायदा उठाए कि जो कीमती सामान है, कई लोग का पर्स है, कई लोग का बैग है, कई लोग का फ़ोन है, कई लोग का चेन है, कई लोग का लेडीज़ लोग का कान का है, तो गला का है, नाक का है। तो कई लोग है जो लोग छीन कर या फिर जो गिरा हुआ सामान था, जो मृतक लोग थे या फिर जो एक्सीडेंटल लोग थे, उन लोग का सामान को कई लोग ले गए। और कई लोग ऐसे थे जो मतलब सामने आए और हेल्प किए बचाने में। ये जो दुष्टता की है, जो लोगों का सामान ले गए, इनके बारे में क्या कहना है? उनको तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगा। तो आज मेरे को भी लगा काफ़ी लोग मदद किए हैं। मैं भी लगा कि मेरे को मदद करना चाहिए, मैं मदद किया। अब हो जाता तो हो जाता, लेकिन उस समय में बचाने का ज़रूरत था ना। बच्चे लोग जिंदा थे, लेडीज जितना जिंदा थे, लड़के लोग जिंदा थे, उन लोग सब चिल्ला रहे थे वहाँ पर, बचाओ बचाओ भाई की पानी उनी। तो पानी किसी को नहीं दिया था, सबको जिंदा था उतना को निकाले। उसके बाद मरा वाला को आखिरी में निकाले। उसके बाद रेलवे वाला साहब लोग आए, उसमें फिर हम लोग को भगा दिया। गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व बुधवार को राजधानी समेत पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। छत्तीसगढ़ में भी सभी गुरुद्वारों को सजाया गया। वहीं राजधानी के खालसा स्कूल प्रांगण में गुरु नानक जयंती पर खास कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा, पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा, सुरेंद्र छाबड़ा, GS बांबरा, गुरुद्वारा कमेटी के पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग शामिल हुए। आज इस पावन पर्व में सांसद अग्रवाल और चेयरमैन होरा ने कीर्तन दरबार में मत्था टेका और सभी छत्तीसगढ़ वासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के जयकारों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान रहा। इसके साथ ही गुरु का अटूट लंगर हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। इसके दौरान स्टेशन रोड गुरुद्वारा प्रबंधन के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह छाबड़ा ने ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा का ग्रैंड विजन के माध्यम से लगातार स्टेशन रोड गुरुद्वारा में गुरु ग्रंथ साहिब के गुरबाणी पाठ का लाइव प्रसारण कराने के लिए सम्मानित करते हुए उनके किए जा रहे सामाजिक कार्यों के लिए होरा की सराहना की। इस दौरान पूर्व विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा, प्रीतपाल सिंह होरा, परमिंदर सिंह भाटिया, कैट पदाधिकारी सुरेंद्र सिंह छाबड़ा, GS भामरा, गुरुद्वारा कमेटी के पदाधिकारी, ग्रैंड विजन के अमोल गरुड़ी, घनश्याम पंजवानी, तानिया वाधवानी सहित बड़ी संख्या में सिख समाज से जुड़े लोग शामिल हुए। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने प्रकाश पर्व पर सभी को बधाई देते हुए कहा कि आज इस पवित्र दिन सिख समुदाय के अपने भाइयों बहनों के बीच आकर मैं बहुत खुशी का अनुभव कर रहा हूँ। गुरु नानक देव जी का जीवन न केवल सिख समुदाय के लिए प्रेरक है, अपितु सभी भारतीयों के लिए उनका जीवन प्रेरणादायी है। गुरु नानक जी के वचनों में सामाजिक एकता पर जोर दिया गया है। धर्म के प्रति समर्पण और सेवा की भावना सिख समाज की अभिन्न पहचान है। इस मौके पर ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने सभी को प्रकाश पर्व की बधाई देते हुए कहा कि विश्व को अज्ञानता के अंधकार से निकालने वाले श्री गुरु नानक देव जी महाराज प्रकाश गुरु पर्व आज खालसा स्कूल में बड़ी ही श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने कर्म और धर्म को बराबर रखा। गुरु साहिब जी के पवित्र प्रकाश पर्व पर उन्होंने छत्तीसगढ़ समेत देश विदेशों में रहने वालों को भी गुरु पर्व की बधाई दी है। श्री होरा ने सांसद बृजमोहन अग्रवाल को प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं देते हुए खालसा स्कूल पहुंचने पर आभार जताया। आयोजक में छत्तीसगढ़ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के संरक्षक तथा कैट के नवनियुक्त प्रमुख सलाहकार प्रीतपाल सिंह होरा और दशमेश सेवा समिति के पूर्व अध्यक्ष एवं कैट के नवनियुक्त संरक्षक परविंदर सिंह भाटिया ने सभी को पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी। आज गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है। गुरु नानक देव जी ने पूरी दुनिया में एक मिसाल रखी कि किसी व्यक्ति को गुरु नहीं माना, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को गुरु बनाया। और व्यक्ति में तो कमियां आ सकती हैं, पर ग्रंथ में कभी कमी नहीं आएगी। और उन्होंने पूरे समाज में धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए कुर्बानी देना, शहीद होने की परंपरा जो शुरू की है, वो आज भी सिख समाज उसको अपना रहा है, उसको मान रहा है। मैं गुरु ग्रंथ साहब के चरणों में प्रणाम करता हूँ और प्रकाश पर्व की पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ।
चलो जी, बधाई बहुत बहुत। कल तारन गुरु नानक आया, मिटी धुन जग चानन होया। संतों के संत और सभी समाज को एक दिशा से, सब जिनके अनुयायी हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यदि किसी को मानते हैं तो गुरु नानक देव जी को मानते हैं। और ऐसे परम संत जी का आज गुरुपूरब है। पूरे देश में, विदेश में, विशेषकर छत्तीसगढ़ की राजधानी खालसा स्कूल में गुरु सिंह सभा स्टेशन रोड के द्वारा विशाल आयोजन किया गया है। सुबह से गुरबानी, शबद कीर्तन का गायन हो रहा है। संगत पूरे आके माथा टेक रही हैं और गुरु को आशीर्वाद लेकर निहाल हो रही है। इस अवसर पर मैं सबको अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, बृजमोहन अग्रवाल जी मास लीडर हैं, वो बड़े नेता हैं। उनका सबके साथ कोई सांसद और विधायक वाला रिश्ता नहीं है। जैसा उन्होंने आज बोला, वो सबके, आज से नहीं, मैंने जब से होश संभाला तब से बृजमोहन अग्रवाल जी को देखते आ रहा हूँ। वो सिख समाज के हर कार्यक्रम में, और किसी भी समाज के, सिख ही क्यों, किसी भी समाज के हर कार्यक्रम में वो पहले पहुँचते हैं। हर वर्ष यहाँ पर खालसा स्कूल में गुरु नानक पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जा रहता है। इसमें सारे समाज के लोग सम्मिलित होते हैं। सारे समाज के लोग माथा टेकते हैं, गुरु का आशीर्वाद लेते हैं, गुरु का लंगर छकते हैं, कीर्तन सोचते हैं। सारे लोग, पूरे, कोई एक समाज की इसमें बात नहीं, सारे समाज के लोग आते हैं और गुरु के चरणों में माथा टेक कर आशीर्वाद लेते हैं। मैं भी, हम सब लोग यहाँ पर गुरु पर्व मना रहे हैं और गुरु के चरणों में आशीर्वाद मांगते हैं हम सब जन कि हमारे प्रदेश में सुख, शांति, समृद्धि बने रहे, सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक देव जी के 556वें जन्म दिवस पर, जयंती पर पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। गुरु नानक देव जी का संदेश, नाम जप कीरत करो, नाम जपो वर्ण छको, ये जो है, जो गुरु साहब ने जो संदेश दिया है, उसका पालन पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। आज देखिए, हमारे गुरु साहब ने जो 20 रुपए का लंगर लगाया, वो कई हजारों, कई करोड़ों में वो लंगर पहुंच गया है और पूरे समाज की सेवा की जा रही है। तो गुरु नानक देव जी का जो संदेश है आज भी चरितार्थ करता है। आज भी जो कोरोना के काल में जो प्रॉब्लम्स आए पूरे देश में, तो उन्हीं गुरु की मानवता के कारण जो है सारी चीज़ों को हमने झेल लिया और बहुत अच्छे से इस कोरोना की त्रासदी से निकल गए। तो हमारे गुरुओं का संदेश है। इस पावन पर्व पर मैं सभी प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज 355वां गुरु नानक जयंती का उत्सव मनाया जा रहा है और यह बहुत ही हर्ष का विषय, पूरे देश में इसे धूमधाम से मनाया जा रहा है। गुरु की वाणी सुनी जा रही है और गुरु नानक जी के संदेश जो थे, तेरा भाणा मिठा लागे, ये जो उनका था, और सरबरत का भला, ये आज उसी तर्ज पे देश हमारा चल रहा है, सबके साथ चल रहा है। यही गुरु जी का आदेश भी था और उसको सबको लोग मान भी रहे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज 350वां साल गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की उत्सव मनाया जा रहा है, जो रायपुर सहित पूरे देश में बड़े उत्साह पूर्वक मनाया जा रहा है। और ये 350वां साल के कारण इसका महत्व और बढ़ गया है। और मैं अपनी तरफ से पूरे प्रदेश देशवासियों को श्री गुरु नानक देव जी की और अपना कार्तिक पूर्णिमा की सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, आज उनका पावन पवित्र अवतार दिहाड़ा, प्रकाश दिहाड़ा है। इस पे मैं पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, शहरवासियों को, सबको बहुत 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 बेअंत लख लख बधाई देता हूँ। गुरु नानक देव जी के संदेश से, जो उन्होंने संदेश दिए थे, 4 उदासियाँ, उन्होंने 70,000 किलोमीटर की यात्रा पूरे विश्व की भ्रमण करके उन्होंने एक ही संदेश दिया था, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उबिया कौन भरे कौन मंदे। ये उनका उपदेश था। तो उन्हीं उपदेशों को लेते हुए जो गुरु नानक साहब जी ने उपदेश दिए थे, उसी के तहत सारी दुनिया, जो उनका पूरे वर्ल्ड के अंदर में बड़े धूमधाम से, खुशी से, प्यार से ये पर्व मनाया जा रहा है। गुरु नानक जयंती के शुभ अवसर पर मैं सभी सिख धर्म और छत्तीसगढ़ वासियों को शुभकामनाएं देता हूं। और ये बहुत ही धार्मिक पर्व है
तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा अरेंजमेंट, बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू। बहुत ही बड़ा मौका है, बहुत ही अच्छा अवसर है। सभी लोगों को गुरु पर्व पे बहुत बहुत बधाई। अपने अपने गुरुओं को ध्यान रख के हमेशा कोई भी काम करना चाहिए और ये पर्व उसकी तरह बहुत अंकित करता है, तो सबको बहुत बहुत बधाई। फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।